मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। अपना जीवन, अपनी खुशियाँ, सब कुछ तुम लोगों के लिए दांव पर लगा दिया। पर तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे भाई जैसे दोस्त को मार डाला, मेरा जीवन तबाह कर दिया। क्या यही सिला मुझे मेरे बलिदान के बदले मिलना था? एक कहानी है खजान की, एक ऐसे शूरवीर योद्धा की जो युद्ध में किसी कवच के साथ नहीं, बस एक तलवार और कुल्हाड़ी के साथ अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था। ये कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जिसकी मिसाल दूर दूर तक पेलोस साम्राज्य में फैली थी, पर इसे किसी की नज़र लग गई और एक महान योद्धा कैसे द फर्स्ट बर्जरकर बन गया, उस यात्रा की कहानी है ये कहानी है। इससे पहले कि वो एक लोक कथा बनता, वह एक नायक था, अटूट संकल्प और क्रूर कौशल का धनी, एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म पेलोस साम्राज्य की सीमाओं से दूर बर्बर कबीलों में हुआ था। उसके पास इतिहास के पन्नों में अनदेखा और भुला दिए जाने की हर एक वजह थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपनी बेजोड़ शारीरिक ताकत, बेमिसाल युद्ध रणनीति और हार न मानने वाले जज्बे के दम पर खजान ने साम्राज्य की सेना में ऊंचे रैंक हासिल किए और इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। वह साम्राज्य का सबसे भयानक और सबसे सम्मानित जनरल बन गया। पर वह इस सफ़र में अकेला नहीं था, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था उसका परम मित्र ओस्मा, एक ऐसा महान जादूगर जिसकी रहस्यमय जादुई ताकतों ने उसे खुद में एक जीवित लोक कथा बना दिया था। लोग तो ये भी कहते थे कि ओस्मा की शक्ति से वो आसमान तक को झुका सकता है। दोनों ही मित्र मिलकर साम्राज्य की तलवार और ढाल बन गए। जब पाताल लोक की गहराई से विनाशकारी ड्रैगन हिस्मार बाहर निकला तो कोई भी सेना उसके सामने टिक नहीं सकती थी। उसकी चीख से पूरा आसमान काला पड़ गया और साम्राज्य बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ। लेकिन खजान और ओस्मा ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उन्होंने इस अराजकता के दिल में एक बेरहम अभियान का नेतृत्व किया। सब कुछ दांव पर लगा था और तमाम मुश्किलों के बावजूद उस राक्षस का शिकार कर पूरी दुनिया को बचा लिया गया। लोग उन्हें मुक्तिदाता, नायक और रक्षक कहकर पुकारने लगे। उनके सम्मान में मूर्तियां बनाई गईं, गीत गाए गए और पूरा साम्राज्य जश्न में डूब गया। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। सम्राट और उसके दरबारी अपने आलीशान सिंहासनों पर बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी नज़रों में ये वफादारी नहीं थी, बल्कि उनके तख्त व ताज के लिए एक खतरा थी। लोगों की खजान के प्रति अगाध मोहब्बत और तारीफ जल्दी ही सम्राट के डर में बदल गई। डर ने जलन का रूप लिया और जलन ने हमेशा की तरह पीठ में घोंपा जाने वाला खंजर बन गई। ईरानी कैलेंडर के 157वें वर्ष में खजान और ओस्मा को सम्राट के खिलाफ गद्दारी के झूठे जाल में फंसा दिया गया। उनके सारे सम्मान छीन लिए गए। जिस देश के लिए उन्होंने अपना खून बहाया था, उसी ने उन्हें दर्दनाक यातनाएं और जिल्लत दी। खजान, ओस्मा और उसकी पत्नी रीस, जो बचपन के पक्के दोस्त थे, उन्हें धोखे से गद्दार करार कर दिया गया। निहत्ती रीस को बेरहमी से मार डाला गया। ओस्मा को भी मौत के घाट उतारने से पहले उसकी आंखें निकाल दी गईं। वहीं खजान को इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और पीटा गया कि वह अंधा हो गया। उसके हाथों और पैरों की नसें तक काट दी गईं ताकि वह जीवन में कभी भी दोबारा तलवार उठाने के काबिल ना रहे। वह कलंकित हो चुका था। उसे भारी जंजीरों में जकड़कर माउंट हीनेक के सुनसान और बर्फीले पहाड़ों पर अकेले तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। वैसे तो कहानी का अंत यहीं पर हो जाना चाहिए था, लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। जब खजान को उसकी मौत की ओर ले जाया जा रहा था, तभी अचानक पहाड़ों से एक भयानक हिमस्खलन हुआ। कैदियों का काफिला पूरी तरह तबाह हो गया और पहरेदार बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो गए। खजान किसी तरह जिंदा तो बच गया, लेकिन उसका शरीर मौत की कगार पर था। जिंदगी और मौत की इस धुंध के बीच में अंधेरे से कोई उसके पास आया। ये ब्लेड फैंटम था, युद्ध और प्रतिशोध की आग से जन्मी एक ऐसी रूह जो आसमान के साए से सब देख रही थी। उसने खजान के शक्तिशाली शरीर को महसूस किया और उसकी योद्धा शक्ति पर कब्जा करना चाहा। उसने खजान को एक विकल्प दिया, हार मान लो और ठंडे बर्फ में मर जाओ, या अपनी आत्मा में सुलग रहे प्रतिशोध की आग को गले लगाओ और एक बार फिर से जी उठो। खजान ने बिना एक पल गंवाए इस भयानक शक्ति को स्वीकार कर लिया। फैंटम उसे भीतर समा गया। हड्डियां तड़कने लगी, मांस फटने लगे और फिर से जुड़ने लगे और सारे गहरे जख्म
पल भर में सील हो गए। वह आदमी जिसे बर्फ में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, उसने इस दुनिया में अपना पहला कदम वापस से रखा, एक नए रूप में। अब वह केवल एक इंसान नहीं था, वह प्रतिशोध का जलता हुआ अंगारा था, धोखे की आग में धारदार बनाई गई एक तलवार था। खजान बर्फ से बाहर निकला, उसकी सांसों में केवल और केवल बदले की आग धधक रही थी। माउंट हीनेक की बर्फीली चोटियों पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था, इसीलिए साम्राज्य ने उसे इस बेरहम जगह पर भेजा था। चलते चलते खजान के कानों में उसके भीतरी छिपी आत्मा की आवाज़ें धुएं की तरह गूंजने लगीं, जो उसका शरीर पाकर बेहद खुश थीं। खजान ने शुरुआत में कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों और बाजुओं को देखा, जो अब खून की तरह लाल रंग में रंग चुके थे। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, जब तक कि उसने आखिरकार फैंटम से सवाल नहीं किया कि आखिर हुआ क्या था। तभी उसकी चारों ओर अनगिनत अदृश्य आंखें झपकने लगीं और कई आवाज़ों ने एक साथ चीख कर कहा, एक मिशन के लिए इसकी जरूरत है, आत्मसमर्पण करो, अभी हमारे सामने आत्मसमर्पण करो। तुम हमें सुन सकते हो, या तो हमसे जुड़ जाओ या यहाँ से दफा हो जाओ। यह साफ था कि फैंटम खजान के शक्तिशाली शरीर पर पूरा नियंत्रण चाहता था, लेकिन खजान ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसे अपने ऊपर हावी होने से रोक दिया। हालांकि कमजोर शरीर से टपकते खून को देखकर यह भी साफ था कि अगर उसने फैंटम की जादुई ताकत को पूरी तरह नहीं अपनाया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। सामने जमी हुई बर्फ के मैदान में एक खौफनाक और जादुई तलवार प्रकट हुई, जो लाल और बैगनी रोशनी के टुकड़ों से किसी बवंडर की तरह आकार ले रही थी। यह तलवार इस दुनिया की नहीं थी, यह पाताल लोक की असीम शक्ति और जीवन का वादा दे रही थी। लेकिन इस सौदे की एक कीमत थी, जिंदा रहो और कुछ और बन जाओ, या मरकर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो जाओ। खजान ने शब्दों से कोई उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर ने पहले जवाब दिया। सारा दर्द गायब हो गया, हाड़ कपा देने वाली ठंड पीछे हट गई, उसकी त्वचा फटी और खुद ब खुद ठीक होने लगी। हड्डियां अपनी जगह पर बैठ गईं और मांसपेशियां एक हिंसक ऊर्जा से भर गईं। साम्राज्य ने जिन नसों को काटा था ताकि वह कभी हथियार ना उठा सके, वे नसें किसी गहरी इंसानी ताकत से दोबारा से जुड़ गईं। यह बदलाव बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे अंदर से आग लगा दी गई हो, लेकिन वह आग आपको जला नहीं रही बल्कि जिंदगी दे रही हो। खजान बर्फ के बीच में खड़ा था, उसके शरीर से गर्माहट की भाप निकल रही थी, उसकी सांसें अब स्थिर थीं। उसने अपने जख्मी और खून से सने हाथों को देखा, जो अलौकिक शक्ति से चमक रहे थे। जब उसने अपनी मुट्ठियां भींची तो उसमें से कोई थरथराहट नहीं थी। उसके पैरों के सामने वही तलवारें पड़ी थीं जो कभी उसके सम्मान, उसकी कमान और उसकी विरासत का प्रतीक हुआ करती थीं, जिन्हें साम्राज्य ने बर्फ में फेंक दिया था। फैंटम की फुसफुसाहट फिर से गूंजी और खजान ने आगे बढ़कर तलवार की मूठ को कसकर थाम लिया। अब वह कोई जनरल नहीं था, कोई गद्दार नहीं था, वो एक रेवेनेंट था, मांस और हड्डियों में ढाला गया साक्षात प्रतिशोध। उसने अपने कदम बदले की तरफ बढ़ा दिए। अब जो बचा था वह बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा और फौलाद से ज़्यादा तेज था। पहले बर्जरकर ने पेलोस साम्राज्य के उन सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया जो उसकी तलाश में आए थे। एक गुफा के भीतर जाते ही खजान को एक लैक्रोमी यानी आत्मा का आंसू मिला। फैंटम ने उसे बताया कि इसे अपने भीतर सोखने से उसे और अधिक शक्ति मिलेगी। जैसे ही वह लैक्रीमा खजान के शरीर में समाया, उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता मिली। उसे किसी दूसरे मरे हुए इंसान का दुख, उसके आखिरी विचार, उसका डर, उसका गुस्सा अपने ही खून में बहता हुआ महसूस हुआ। फैंटम ने हंसते हुए कहा, एक लैक्रीमा, एक आंसू, एक आत्मा, इसे स्वीकार करो, यह हमें ताकत देगा। अब तुम भी मरे हुए लोगों की यादों को सुन सकोगे। यही उस असीम शक्ति और फैंटम के साथ किए गए सौदे की असल कीमत थी। खजान जिस भी मृत आत्मा को छूता, युद्ध और पीड़ा का हर वो कतरा उसके दिमाग की गूंज और उसकी आंखों का साया बन जाता था। खजान मरे हुए लोगों की यादों का एक जीवित संदूक बनता जा रहा था। वह आगे बढ़ा और उसका सामना एक आदमखोर बर्फीले राक्षस येतुगा से हुआ, जिसे उसने अपनी बेरहम ताकत से मार गिराया। इसके बाद खजान कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। उसे बांसु कबीले की एक ओझा किमिक ने बचाया। किमिक ने खजान की आत्मा को देखकर चेतावनी दी कि उसके भीतर कई आत्माएं एक साथ काम कर रही हैं। उसने कहा,
उसके अंदर का यह साया केवल एक परजीवी नहीं बल्कि एक श्राप है जो उसे अंदर से पूरा खा जाएगा। उसका शरीर तो सलामत रहेगा लेकिन उसकी असली आत्मा मिट जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बासु देवताओं की 3 कठिन परीक्षाओं जो एक तरह का भूत भगाना था, उनका सामना करना। खजान इस परीक्षा के लिए तैयार हो गया क्योंकि वह किसी भी साए का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता था। पहली परीक्षा में उसने अपने ही उन मृत सैनिकों की रूहों से लड़ना पड़ा जो रोते हुए पूछ रहे थे, आपने हमें क्यों मार डाला जनरल। दूसरी परीक्षा में देवताओं ने उसे एक भाला दिया और सैनिकों की आत्माओं ने अपने डर को बयां किया कि केवल जनरल के आदेश मानने की वजह से उन्हें भी गद्दार मान लिया गया। फैंटम ने खजान के इस दुख और पछतावे का मजाक उड़ाया लेकिन खजान चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आखिरी परीक्षा में उसने अपने भीतर के उस अंधेरे, उस अबिस का सामना किया जो उसे याद दिला रहा था कि उसके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है और ना ही पाने को कुछ है। बदले के बाद भी वह पूरी तरह खाली रहेगा। लेकिन खजान ने उस डर को हरा दिया और अपने मरे हुए दोस्त ओस्मा से वादा किया कि वह उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। जब सारी परीक्षाएं पूरी हो गईं तो फैंटम एक भयानक परछाई और मुखौटों के रूप में साक्षात सामने आ खड़ा हुआ और खजान के शरीर पर पूर्ण अधिकार के लिए हमला कर दिया। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि मानसिक थी। फैंटम खजान के हर घाव, हर पुरानी गद्दारी और दर्द को याद करके उसके खिलाफ हथियार बनाकर उसके हौसले को तोड़ना चाहता था। लेकिन खजान नहीं टूटा। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका प्रतिशोध की आग उसकी अपनी थी, फैंटम की दी हुई नहीं थी। उसने फैंटम को एहसास करा दिया कि वह कोई मामूली कमजोर शरीर नहीं है जिसे कोई भी वश में कर ले। खजान ने फैंटम को घुटनों पर ला दिया लेकिन यह जानते हुए कि फैंटम की शक्ति के बिना यह इंसानी शरीर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेगा। खजान ने एक नया रक्त समझौता यानी कि एक ब्लड पैक्ट किया। ब्लेड फैंटम ने खजान को बताया, हमारा एकमात्र लक्ष्य है जीवन और मृत्यु के चक्र को संतुलित करना जो पृथ्वी पर फैल रहे भ्रष्टाचार के कारण बेकाबू हो गया है। फैंटम का एक विशेष उद्देश्य था, वह मृत्यु लोक के संतुलन को नियंत्रित करने आया था जो किसी अज्ञात दुर्व्यवस्था के कारण बिगड़ रहा था। दोनों ने एक सौदा किया, खजान को अपने बदले के लिए शक्ति मिलेगी और फैंटम को अपने उद्देश्य के लिए एक शारीरिक रूप। फैंटम खजान को मृत्यु लोक के विषय में जानकारी देता है। मृत्यु लोक के शासक देवगुण हैं और हम सब उनके दूत हैं। मनुष्य लोक में फैले भ्रष्टाचार के कारण मृत्यु लोक का संतुलन बिगड़ रहा है। हमें इसका समाधान चाहिए अभी और इसी वक्त। हम सभी शक्तिशाली योद्धाओं की आत्मा हैं। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमें एक शारीरिक रूप की आवश्यकता थी। मनुष्य लोक में हम एक शारीरिक स्वरूप के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम एक ऐसे शूरवीर की तलाश में लग गए जो देव कैरोन के आदेश को पूर्ण करने में सक्षम हो। खजान ने कहा, मेरा कोई मालिक नहीं होगा। तुम्हें मेरे शरीर की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ताकत की। हमें दुश्मन बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने खून और सम्मान की कसम खाता हूँ, हम मिलकर काम करेंगे। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूँगा। अब फैंटम खजान का हथियार बन गया और खजान उस शक्ति का साक्षात अवतार। खजान ने आसमान की तरफ देखकर एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी रगों में जमी बर्फ पिघलकर आग बन गई। फैंटम ने खजान को बताया कि पाताल लोक के परम शासक कैरोन ने दुनिया में मची तबाही और संतुलन को ठीक करने के लिए यह सब किया है। इंसानों ने पाताल लोक की ऊर्जा को चुराने के लिए एक प्राचीन मंदिर में एक उपकरण बनाया था जिसका इस्तेमाल अब ड्रैगन कबीले के लोग कर रहे थे। वहां पहुंचकर खजान का सामना ड्रैगन कबीले के महान सेनापति वाइपर से हुआ। खजान ने जब वाइपर से पूछा कि यह सब बर्जरकर ड्रैगन हिस्मार की मौत का बदला है तो वाइपर केवल गुस्से में दहाड़ा। दोनों के बीच एक विनाशकारी युद्ध हुआ। जब खजान ने वाइपर को लगभग हरा दिया तो वाइपर ने गुस्से और हताशा में आकर मरे हुए बर्जर्क ड्रैगन हिस्मार का एक जादुई और खूनी कवच का टुकड़ा अपनी छाती में घोंप लिया। देखते ही देखते वाइपर का शरीर भयानक रूप से बदलने लगा। उसके खाल से पिघले हुए लावे जैसी सुनहरी ऊर्जा बहने लगी।
लगी। उसके सींग और नाखून नुकीले हो गए और वह साक्षात तबाही का रूप बन गया। उसके हर एक वार से बर्फ पिघल कर लावा बन रही थी, लेकिन खजान ने अपनी तलवारबाजी की कला और फुर्ती से वाइपर के इस ड्रैगन रूप को भी धूल चटा दी। अपनी भारी तलवार उसकी पीठ में घोंप कर उसकी आखिरी सांसें छीन ली। वाइपर की मौत के बाद खजान को याद आया कि कैसे उसने और ओस्मा ने मिलकर उस ड्रैगन हिस्मार को हराया था, लेकिन बदले में उन्हें केवल धोखा मिला, खासकर पावल नाम के एक रईस से। खजान ने कसम खाई कि वह पावल को अपनी लिस्ट से मिटा कर रहेगा। आगे बढ़ते हुए खजान को एलमाने नाम की एक महिला योद्धा मिली जो ग्रामीणों को एक विशालकाय राक्षस बुलबानों से बचा रही थी। खजान ने उस राक्षस की रीढ़ की हड्डी में अपनी विशाल तलवार उतारकर उसका अंत किया। एलमाने ने खजान को एक सच्चे नायक की तरह देखा, लेकिन खजान ने कहा, नायक जैसा शब्द अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। एलमाने खजान को पाल के महल की तरफ ले गई, लेकिन वह शहर पहले ही जलकर खाक हो चुका था। वहाँ खजान को अपना एक पुराना सैनिक ट्रिस्टन मिला। ट्रिस्टन ने जो सच बताया उसने खजान के पैरों तले जमीन खिसका दी। ट्रिस्टन ने रोते हुए कहा, पावल गद्दार नहीं था, बल्कि पावल ने ही ट्रिस्टन को जेल से भगाया था। असली सच तो यह था कि सम्राट ने खुद खजान और उसकी सेना को बर्बाद करने के लिए नाइस वेल नाम के डाकुओं के गिरोह का इस्तेमाल किया था, ताकि खजान का नाम और निशान मिटाया जा सके। और उस डाकू गिरोह का मुखिया कोई और नहीं बल्कि सम्राट का पालतू कुत्ता मलूका था। खजान मलूका को ढूंढते हुए डाकुओं के गढ़ में जा पहुंचा। वहां सिंहासन पर मलूका बेहद घमंड से बैठा था। उसने खजान को देखते ही उसका मजाक उड़ाया और कहा, इतिहास किसे याद रखेगा, साम्राज्य के महान नायक खजान को या उस नायक को, कुत्ते की मौत उतारने वाले मलूका को। दोनों के बीच एक खूनी जंग छिड़ गई। मलूका के वार बेहद चौड़े और हिंसक थे, लेकिन खजान ने अपने घावों की परवाह किए बिना उस पर सटीक वार की है। जब मलूका पूरी तरह जख्मी होकर घुटनों पर आ गया, उसके मुंह से खून बहने लगा, तो उसने पागलों की तरह हंसते हुए अपनी छाती का कवच उतार फेंका। मलूका का शरीर विकृत होने लगा। उसके शरीर से काले रंग की अजीब जड़ें निकलने लगी और वह कैओस यानी अराजकता की काली शक्ति के वश में आ गया। उसके शरीर से सींग निकल आए और उसकी बाजू एक विशालकाय पंजे में बदल गई। वह साक्षात एक दानव बन गया और आसमान से बिजली के रफ्तार से खजान पर टूट पड़ा। लेकिन खजान भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने मलूका के हर जादुई वार का अपनी तलवार से करारा जवाब दिया। मलूका के हर चालाकी को नाकाम करते हुए खजान ने अपनी तलवार को आग की लपटों से भर दिया और एक जोरदार जवाबी हमले से मलूका के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्लेड फैंटम को भी डरा दिया। मलूका की आत्मा पाताल लोक में जाने के बजाय हवा में पूरी तरह से मिट गई। ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार आत्मा अमर होती है, लेकिन कैओस की शक्ति इतनी भयानक थी कि वह आत्मा का अस्तित्व ही मिटा सकती थी। आगे बढ़ते हुए खजान ने देखा एल्माने भी कैओस की उस काली शक्ति की चपेट में आ चुकी है। उसकी आंखों में अब एल्माने नहीं बल्कि एक हिंसक दानव था। खजान को ना चाहते हुए भी अपनी उस सहेली पर तलवार उठानी पड़ी। कैओस की शक्ति ने एल्माने के शरीर को बेरहमी से मरोड़ा। उसकी नसें बैगनी पड़ गईं और वह तड़प कर फर्श पर गिर पड़ी और उसकी आत्मा खत्म हो गई। खजान अपने एक और साथी को ना बचाने के कारण गम में डूब गया। उसके बाद ट्रिस्टन ने बताया कि खजान का एक और वफादार सैनिक जुलेन एक जेल की खदानों में बंद है। खजान वहां पर पहुंचा और उसने शकूका नाम के एक मांसाहारी और खूंखार मांस के लोथड़े जैसे राक्षस को मारकर जुलेन को आजाद कराया। जुलेन ने जेल से छूटते ही खजान को एक ऐसा राज बताया जिसने खजान के होश उड़ा दिए। जुलेन ने कहा, जनरल ओस्मा मरा नहीं है, वह जिंदा है और मैंने खुद उसे सम्राट के साथ गुप्त बैठकें करते देखा है। इस पूरी तबाही के होश और हमारे सैनिकों के पागलपन के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद ओस्मा है। खजान का दिल यह मानने से इनकार कर रहा था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त ऐसा कर सकता है। वह सच का सामना करने के लिए सीधे शाही महल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे स्कैल्पेल मिला जिसे ओस्मा ने कैओस की शक्ति से एक शैतानी ताबूत के वश में कर दिया था। खजान को अपने उस पुराने दोस्त को भी मुक्ति देने के लिए उसे मौत के घाट उतारना
पड़ा। स्कैल्पल की आखिरी यादों से यह साफ हो गया कि ओस्मा अपनी मृत पत्नी रीस को दोबारा जिंदा करने के जुनून में अंधा हो चुका है और इसी वजह से वह इंसानों और मासूमों पर भयानक प्रयोग कर रहा है। महल के करीब पहुंचते ही आसमान से गुलाबी पंखुड़ियां गिरने लगीं। खजान के सामने उसकी पुरानी दोस्त और ओस्मा की पत्नी रीस का साया आया। वह खजान को अपने साथ कैओस की शक्ति उसकी दुनिया में शामिल होने के लिए बुला रही थी, लेकिन खजान समझ गया कि यह उसकी असली दोस्त नहीं बल्कि ओस्मा के जादू से बनाई गई एक कठपुतली है। रीस के शरीर से खून से सने फरिश्ते जैसे पंख निकल आए और वह एक भयानक हंसिए से खजान पर हमला करने लगे। खजान को भारी मन से रीस के इस पवित्र और अपवित्र रूप का भी अंत करना पड़ा। मरते समय एक पल के लिए रीस का असली रूह सामने आई और उसने खजान से रोते हुए कहा, ओस्मा को बचा लो खजान। Khazan, I believe in you, so I ask you. No, impossible. Save Osma. और वह आसमान में विलीन हो गई। आखिरकार खजान शाही महल के मुख्य कक्ष में दाखिल हुआ। आसमान का सीना चीरते हुए बैगनी रंग की कैओस ऊर्जा के बीच में ओस्मा एक देवता की तरह नीचे उतरा। सिंहासन पर सम्राट की सड़ी गली लाश पड़ी थी। ओस्मा ने खजान से कहा कि इंसान ही इस दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी हैं। उन्होंने रीस को मार डाला, इसलिए वह इस पूरी मानवता को मिटाकर एक नई दुनिया बनाना चाहता है। ओस्मा ने खजान को अपने साथ आने को भी कहा, लेकिन खजान ने अपनी तलवार तान दी। प्रतिशोध का देवता खजान और अराजकता का देवता ओस्मा के बीच एक ऐसा महायुद्ध शुरू हुआ जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। ओस्मा ने जादुई तीरों, आगों की लपटों और आसमानी बिजली से खजान पर प्रहार किया, लेकिन खजान ने फैंटम की ताकत और अपनी दिव्य तलवार से ओस्मा के हर जादुई वार को काट दिया। खजान ने बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर एक जोरदार वार किया और अपनी तलवार ओस्मा के सीने के आर पार कर दी। ओस्मा पीछे हटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपने स्टाफ को आसमान की तरफ उठाया और पूरी दुनिया की कैओस एनर्जी को अपने भीतर सोख कर एक अत्यंत भयानक अमानवीय रूप धारण कर लिया। वह साक्षात मास्टर ऑफ कैओस बन चुका था, लेकिन खजान का गुस्सा और प्रतिशोध की आग उस जादू से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। खजान ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और अपनी फैंटम तलवार ओस्मा के दिल के आर पार कर दी। खजान के बचपन का दोस्त उसके सामने एक बार फिर से मर गया। युद्ध समाप्त हो गया और ओस्मा का अंत हुआ और खजान की जीत हुई। साम्राज्य नष्ट हो चुका था और खजान ने अपने जीवन के हर एक अजीज इंसान को खो दिया था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना ही देने के लिए कुछ था। वह थका हारा टूटे हुए कदमों से ओस्मा के उस पुराने ढहते हुए बचपन के घर पहुंचा, जहां कभी वो तीनों साथ में रहते थे।
उसने रीस और ओस्मा की पुरानी तस्वीरों के सामने एक सफ़ेद गुलाब रखा और अपनी आंखें मूंद लीं। तभी फैंटम उसके सामने दोबारा प्रकट हुआ और उसने बताया कि इस सारे विनाश के पीछे कोई और रहस्यमय शक्तियाँ या फिर आँख थी जो यह सब खेल रच रही थी। खजान इस बात पर धीरे से मुस्कुराया और उसने अपनी तलवार को कसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास अभी भी मेरा प्रतिशोध बाकी है। और इसी के साथ इतिहास के पहले बर्जरकर की यह महागाथा समाप्त होती है। गाइस, वैसे तो ये गेम की कहानी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ कि कई लोगों को गॉड ऑफ वॉर या मंकी किंग सन वुकोंग गेम की फाइट्स, उनकी क्लिप्स देखना पसंद है। मैं भी देखता हूँ, पर ये सब गेम लोगों में पॉपुलर उनके एक्शन के साथ साथ उनकी कहानियों की वजह से भी, उनके इमोशनल कनेक्शन की वजह से पॉपुलर हैं। इसीलिए मैंने आपको द फर्स्ट बर्जरकर खजान की कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कॉमेंट में अपना व्यू ज़रूर देना, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा।